नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर। विकास की वो तमाम अवस्थाएं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और अक्सर विद्यार्थी इन प्रश्नों को गलत भी करके आ जाते हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की। प्रिय साथियों, बाल विकास को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पहली है आपकी शैशव अवस्था, जिसको हम इन्फेंसी भी कहते हैं। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, और बाद में आती है किशोरावस्था। तीसरी अवस्था है किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं जिनको हम इसमें जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आइए, लेकिन अक्सर परीक्षा में क्या होता है, बाल्यावस्था की जगह पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था हमारे सामने आती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि साहब, ये पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर रीट के दृष्टिकोण में बात कर रहे हैं, तब हम 4 अवस्थाओं को समझने की कोशिश करते हैं, जिनमें एक है शैशवावस्था, दूसरी है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, और चौथी है किशोरावस्था। शैशवावस्था चलती है जन्म से 2 वर्ष तक। 2 से 6 वर्ष तक रहती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक होती है उत्तर बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष तक चलती है आपकी किशोरावस्था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 4 अवस्थाएं हैं, अगर मुझे सर ये याद रखनी है तो फिर इन अवस्थाओं का क्या औचित्य है? क्योंकि कई बार परीक्षा में वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के प्रश्न भी दे देता है। कई बार वो इस तरह से वर्गीकृत करता है। तो आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में या पाठ्य पुस्तकों में आप जो पढ़ते हैं वहां पर दोनों प्रकार के वर्गीकरण दिए हुए होते हैं, इसलिए हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको इस वर्गीकरण को आत्मसात करना है कि अवस्थाओं को 4 प्रकार से हम बांटेंगे, क्योंकि एलिजाबेथ हॉरलॉक ने भी इसी प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया है। दूसरी बात, जब भी कभी प्रश्न ऐसा हो कि जिसमें पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था की जगह सिर्फ बाल्यावस्था दिया हो, तो आपको यह ध्यान करना है, यह याद रखना है कि उक्त परिस्थिति में शैशव अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगी? शैशव अवस्था। यानी उक्त परिस्थिति में शैशवावस्था कहां से कहां तक होगी? जन्म से 6 वर्ष तक या 5 वर्ष तक, जो भी हम, कई बार पुस्तकें 5 वर्ष लिख देती, कई बार 6 वर्ष। बाल्यावस्था अब उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी, जो कि 6 से 12 वर्ष तक है, और किशोरावस्था एज इट इज अपनी बनी रहेगी। तो पहल तो आपको इस बात को याद रखना है, इस बात को क्लियर रखना है कि किस प्रकार से विकास की अवस्थाएं जो हैं ये परिभाषित हुई हैं, इनको वर्गीकृत किया गया है। अब आइए एक एक करके विकास की अवस्थाओं को जानने की कोशिश करते हैं, और इन अवस्थाओं की प्रक्रिया में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो है शैशव अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, तब हम किशोरावस्था पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जब हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के पाठ्यक्रम में, या फिर यूं कहूं कि रीट के शिक्षक बनने के बाद आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो ज्यादातर शैशव अवस्था और बाल्यावस्था के बच्चे ही होंगे, तो आपका फोकस भी उन्हीं बच्चों पर होना चाहिए। इसलिए शैशव अवस्था हमारे रीट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। आइए बात करते हैं शैशव अवस्था की। शैशव अवस्था, जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी, लैटिन भाषा का एक शब्द है, वहां से इन्फेंट आया, इन्फेंट से इन्फेंसी हुआ। इन्फेंट का मतलब होता है वो जो बोल ना सके, लैटिन भाषा में वो जो बोल ना सके। और आप देखते हैं कि एक बच्चा अमूमन इसी अवस्था में बोलना सीखता है, इसलिए इसको आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। हालांकि हरलॉक ने कहा था कि 14 दिन तक यानी 2 सप्ताह तक इन्फेंसी रहती है, 2 सप्ताह तक इन्फेंसी होगी, यह श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक का मानना है। और फिर 2 सप्ताह से 2 साल तक जो होता है उसको कहते हैं बेबीहुड, बाल्यकाल। ये एलिजाबेथ हरलॉक का मानना है, जन्म से 2 सप्ताह तक इन्फेंसी और उसके बाद बेबीहुड। लेकिन हम हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से जन्म से 2 वर्ष तक मानते हैं। और मैं इसी वर्गीकरण को आपको समझाते हुए चलूंगा। यदि परीक्षा में कोई इस प्रकार का वर्गीकरण आ जाए तो आपको क्या करना है, पूर्व बाल्यावस्था और शैशव अवस्था की विशेषताओं को क्लब करके शैशव अवस्था के अंदर फिट कर देना है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं अपन। अब आइए बात करते हैं शैशव अवस्था की। शैशव अवस्था, जिसको सीखने का आदर्श काल कहा गया है, शैशवावस्था जिसके बारे में यह कहा गया है कि यहां पर जो विकास होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शैशवावस्था जिसके बारे में मनोवैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि हमने विकास के सिद्धांत में भी पढ़ा था कि आरंभिक विकास यानी विकास की नींव जहां से पड़ती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अब शैशवावस्था की एक एक करके सारी विशेषताओं को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहली विशेषता शैशवावस्था की जो है वो है तीव्र शारीरिक विकास, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। जो शारीरिक विकास होता है बालक का वो इस अवस्था में सबसे तेज होता है। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं। इस अवस्था में विकास तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक विकास क्लियर। दूसरा इस अवस्था के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो ये है तीव्र अधिगम की दर। शैशव अवस्था ही वो समय है जिसमें बालक सब कुछ सीखता है, वो बोलना सीखता है, वो शब्दों को सीखता है, वो बहुत सारी चीजों को जानना पहचानना सीखता है। इसीलिए इस अवस्था में सीखने की जो दर होती है, इस अवस्था में सीखने की दर तीव्र होती है। इस अवस्था में सीखने की दर तीव्र होती है। फिर एक खास बात जो आपको याद रखनी है शैशवावस्था के बारे में, कि इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर होता है, तो इसको इसीलिए पर निर्भरता की अवस्था कहते हैं। पर निर्भरता की अवस्था, डिपेंडेंट।
क्योंकि बालक अपनी सभी दैनिक जरूरतों के लिए, चाहे वो भोजन हो, चाहे नित्य क्रम हो, सबके लिए अपने माता पिता पर और इन पर निर्भर रहता है। तो इसमें बालक, इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। और दूसरों पर वो निर्भर क्यों रहता है? क्योंकि वो शारीरिक मानसिक रूप से इस अवस्था में अपरिपक्व होता है, इसीलिए इसे अपरिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। अपरिपक्वता की अवस्था इमेच्योरिटी। शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता, यानी शारीरिक मानसिक रूप से अपरिपक्व। ठीक है, चौथा पॉइंट भी क्लियर। ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। रीट में जब पूछे जाते हैं तो सीधा पूछता है निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता है, निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। मैं यहां पर ज्यादा कुछ स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं कि फला मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, फला मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, क्योंकि अक्सर पूछे नहीं जाते। तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो पूछी जाती है, जो हमें हमेशा जो ट्रेंड कहता है और जिनसे प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। अब यहां पर दो विशेषताएं और समझते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, और वो है सामाजिकता के अभाव की अवस्था। सामाजिकता के अभाव की अवस्था। सामाजिकता का मतलब क्या है? सामाजिकता का मतलब यह है कि समाज के जो नियम कायदे कानून हैं, समाज के जो तौर तरीके हैं, समाज की जो विधि है जिससे समाज चलता है, गवर्न होता है, उन विधियों को आप स्वयं में आत्मसात कर पाएं, उन विधियों को आप स्वयं में ले पाएं। तो इस अवस्था में बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से अपरिपक्व है, तो वो समाज को भी कहां से समझेगा? जाहिर सी बात है। इसीलिए इसको लैक ऑफ सोशल बिहेवियर की स्टेज कहते हैं, लैक ऑफ सोशल बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन रहता है, और वो क्या कंफ्यूजन रहता है वो अब जानते हैं। अगर मैं इसे सामाजिकता के अभाव की अवस्था कह रहा हूं तो क्या मैं इसे असामाजिकता की अवस्था कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि यह अवस्था असामाजिकता की अवस्था है? तो उत्तर होगा नहीं। हम इसे असामाजिकता की अवस्था नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सामाजिक व्यक्ति वो होता है जो कि ये जानता है कि क्या समाज के नियम कायदे हैं, क्या समाज के तौर तरीके हैं, और उनको मानता है। लेकिन असामाजिक व्यक्ति वो होता है जो जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि कॉलेज से आती हुई युवतियों को मनचलों ने छेड़ा, और सड़कों पर असामाजिक तत्वों की बढ़ोतरी। अब असामाजिक का मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति, वो लड़का जानता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो गलत है, मेरे घर में भी मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी एक जिम्मेदारी है एक अच्छे नागरिक होने के कारण, मगर फिर भी वो फूहड़ हरकतें कर रहा है, इसलिए उसको असामाजिक कहेंगे। लेकिन बच्चा तो जानता ही नहीं है कि सामाजिकता होती क्या है, इसलिए इस अवस्था को असामाजिक नहीं गैर सामाजिक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये असामाजिक नहीं होती, असामाजिक नहीं कहेंगे आप उसे कहेंगे गैर सामाजिक। असामाजिक नहीं कहोगे आप, गैर सामाजिक कहोगे।
ये बात आप याद रखिएगा, कंठस्थ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असामाजिक नहीं, गैर सामाजिक। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से एक और हम इस अवस्था की विशेषता जानते हैं, और वो है नैतिकता के अभाव की अवस्था। नैतिकता के अभाव की अवस्था। नैतिकता के अभाव की अवस्था। नैतिकता के अभाव की अवस्था, तो यहां पर इसको भी लैक ऑफ मोरालिटी कहेंगे। पहला सवाल ये उठता है कि नैतिकता होती क्या है साथियों। नैतिकता से अभिप्राय है कि अपने स्वविवेक से किसी भी विषय, वस्तु, विचार, संप्रत्यय, अवधारणा के सही या गलत होने का निर्णय ले पाने की क्षमता। कोई चीज सही है या गलत है, कितनी सही है, कितनी गलत है, ये निर्णय लेने की शक्ति आप में है या नहीं है, ये किसके जरिए पता चलती है? नैतिकता के जरिए। और इस अवस्था में तो बालक शारीरिक, मानसिक रूप से पूरी तरह अपरिपक्व होता है, दुनिया को देख रहा होता है। भाई कोई चीज सही है या गलत है, ये जानने के लिए ये भी तो जरूरी है कि मुझे ये पता चले कि वो चीज क्या है। हाँ या ना? सबसे पहले मुझे यह जानना जरूरी है ना कि वो चीज क्या है, तभी तो मैं कहूंगा कि वो सही है या गलत है। तो इस अवस्था में बालक को ये कुछ भी भान नहीं रहता, कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए इसको लैक ऑफ मोरालिटी की स्टेज कहते हैं। अब सवाल यहां पर यह आता है कि अगर मैं इसे लैक ऑफ मोरालिटी की स्टेज कह रहा हूं, तो क्या मैं इसे अनैतिकता की अवस्था कह सकता हूं? नहीं। अनैतिक, इमोरल उसे कहते हैं जो व्यक्ति जानता है कि क्या चीज नैतिक है, मगर उसके बावजूद वो उसे स्वीकार नहीं करता, उसके बावजूद वो गलत कार्य कर रहा है। तो यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि ये अनैतिक नहीं है, बच्चा अनैतिक नहीं होता, इमोरल नहीं होता, और क्या होता है? एमोरल होता है। एमोरल मतलब वो जिसे पता ही नहीं है मोरालिटी क्या है। भाई आप अगर शेर के पिंजरे में चले जाएं और फिर बोलें शेर ने मुझे मार दिया, तो शेर को थोड़ी पता है कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसको तो सिर्फ अपने भोजन से मतलब है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति में इस वक्त फ्री विल होती है। फ्री विल इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है। फ्री विल का मतलब कि आप अपने मन की कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है। तो ये 6 पॉइंट आपको पूरी तरह से याद रखने हैं, समझने हैं, कंठस्थ रखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे बात करते हैं। 7th पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चा जो है वो इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, खाने पीने और इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि और तो उसे कुछ चाहिए नहीं। भाई नींद आ रही है तो रोने लग जाएगा, भूख लग रही है तो रोने लग जाएगा, उसको अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है व्यक्ति तो रोने लग जाएगा, मतलब उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो इस अवस्था में बालक होता है स्वार्थी व आत्म केंद्रित। स्वार्थी होता है बच्चा, और क्या होता है? आत्म केंद्रित, सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बालक सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ऐसा होता है ना, कई बार आप से किसी ने कल फोन पे बात कर ली, बच्चे ने, आपका कोई रिश्तेदार का कोई बच्चा है, अगले दिन आपने फिर फोन लगाया कि वो आपसे बात करेगा, वो नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है, वो मोबाइल को देखता रहेगा, ही हंस लेगा, छोड़ देगा, पक जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है क्या है।
आप कौन हो, वो खुद कौन है, उसे सिर्फ अपनी जरूरतों से मतलब है। और इसीलिए बच्चे को इस वक्त स्वार्थी कहा जाता है, सेल्फ सेंटर्ड कहा जाता है, आत्म केंद्रित कहा जाता है। और इसी आत्म केंद्रिता के कारण कई बार इवन फ्राइड ने भी कहा है कि इस अवस्था में भी नार्सिसिज्म दृष्टिगत होता है। नार्सिसिज्म मतलब स्वमोह, अपने आप से मोह करना। सेकंड ग्रेड ने यह क्वेश्चन पूछ भी रखा है कि नार्सिसिज्म कौन सी अवस्था में दृष्टिगत होता है, और उस प्रश्न का उत्तर शैशव अवस्था ही माना गया था। ठीक है, तो इसलिए स्वार्थी व आत्मकेंद्रित इस प्रकार से आप कह सकते हो। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस अवस्था में बालक का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। तो बेसिक इंस्टिंक्ट का बिहेवियर इसमें दृष्टिगत होता है। देखिए, विलियम मैकडूगल ने 14 तरह की मूल प्रवृत्ति की बात कही। मूल प्रवृत्ति का मतलब वो प्रवृत्ति जो मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, वो कहीं से अर्जित नहीं है, सीखी हुई नहीं है, वो मनुष्य के अंदर है क्योंकि वो मनुष्य है। जैसे कि डर का एक संवेग है, भय, तो पलायन एक मूल प्रवृत्ति उसके साथ जुड़ी हुई होगी। आप जब डर लगता है तो क्या करते हो, भागते हो ना कहीं से, उसके पास थोड़ी जाते हो उस चीज के पास। तो इस प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उनका व्यवहार व्यक्ति करता है। अब बच्चा इस वक्त कुछ सामाजिक तरीके तो जानता नहीं है, तो अपने संप्रेषण के लिए अपनी मूल प्रवृत्तियों का ही इस्तेमाल करेगा। वो रो के बताएगा चीजों को, तो रोना, पीड़ा होती है तो रोएगा या हंसेगा, इस तरह की चीजों के जरिए ही बच्चा अपने आप को संप्रेषित करता है दुनिया के साथ। तो बालक के व्यवहार में मूल प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। व्यवहार में मूल प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। दृष्टिगत होती है। 9th पॉइंट, इस अवस्था में बालक के अंदर जो संवेग होते हैं उन संवेगों का विकास हो जाता है। तो संवेगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। क्या होते हैं डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जन्म के समय बालक में सिर्फ उत्तेजना मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? उत्तेजना। और फिर धीरे धीरे जैसे 3 महीने बाद आनंद और कष्ट आते हैं, 6 महीने बाद कष्ट से भय, क्रोध और घृणा का जन्म होता है। इस प्रकार से सभी इमोशंस 2 साल की अवधि में डेवलप होते हैं। इसीलिए इस अवस्था में या इन वर्षों में, कुछ भी कह सकते हो, इस अवस्था में संवेगों का विकास हो जाता है। संवेगों का विकास हो जाता है। हो जाता है। संवेग जितने भी हैं, इमोशंस जितने भी हैं, उनका विकास इस अवस्था में बहुत अच्छे से होता है। फ्रायड भाई साहब का एक कथन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रायड भाई साहब कहते हैं कि बालक जो होता है, शिशु जो होता है, इन्फेंट जो होता है, उस इन्फेंट में काम वासना की तीव्रता देखी गई है। ठीक है, काम वासना की तीव्रता देखी गई है, लेकिन कामांग जो हैं वो पूरी तरह परिपक्व नहीं होते हैं अभी। लेकिन उसके बावजूद आप इस बात को याद रखिएगा कि काम प्रवृत्ति की तीव्रता, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जो है, सेक्सुअल बिहेवियर जो है किसी बच्चे का, वो इस वक्त सबसे ज्यादा तीव्र होता है। तो तीव्र काम प्रवृत्ति, रैपिड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट,
काम उत्तेजना में तीव्रता होती है। दृष्टिगत होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो यहां हमने शैशव अवस्था की कुछ विशेषताएं देखी। अब आइए शैशव अवस्था से संबंधित एक रीट का सवाल कर लेते हैं, ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाएं कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो कितना बेहतर है। देखिए, ये रीट में आया हुआ प्रश्न है। मैं इस प्रश्न के आपको समय भी बता दूं, लेवल 2 2015 में ये क्वेश्चन आया था। L2 2015 में ये क्वेश्चन आया था। अब ये क्या क्वेश्चन था, देखो, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता। ध्यान से देखिए, शारीरिक विकास की तीव्रता हमने देखा था, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सभी विकास इस अवस्था में तीव्रता से होते हैं। तो ये बात तो सही है। दूसरों पर निर्भरता, बालक दूसरों पर अपने सभी नैतिक कार्यों के लिए निर्भर होता है। नैतिकता का होना यह गलत है, क्योंकि नैतिकता तो 4-5 साल के आसपास विकसित होती है, यानी पूर्णतः तो खैर आगे विकसित होती है, लेकिन 4-5 साल के आसपास नैतिकता देखने को मिलती है बच्चे में। इस अवस्था में तो बच्चा ना तो नैतिक होता है, ना ही अनैतिक होता है, उसमें नैतिकता का या अनैतिकता का अभाव होता है, और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। तो ये सारी चीजें तो, तीनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमें पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, शैशवावस्था की विशेषता को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो कि होती है 2 से 6 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं प्री चाइल्डहुड। और क्योंकि ये वही दौर था जब बच्चों के ऊपर बाल मनोविज्ञान पर अध्ययन जो है वो 20वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा हुआ। इससे पहले तो मनोविज्ञान को चिंतन का और पता नहीं दिमाग का और किन सब चीजों की बात करते रहते थे, बड़े बुजुर्गों वाली सी बात होती थी, विज्ञान से इसका संबंध बता दिया। लेकिन बच्चों की भी अपनी साइकोलॉजी है, बच्चों का भी एक अपना मनोविज्ञान है। इसके ऊपर व्यापक अध्ययन 20वीं सदी में होने शुरू हुए, और इसीलिए क्रो एंड क्रो को यह कहना पड़ा कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है या बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो, क्रो एवं क्रो। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। किसने कही है ये बात? बालकों की शताब्दी है। ठीक है, जब हम पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि इस पूर्व बाल्यावस्था में हमें इसके कुछ नाम हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, जिनको हमें पता करना चाहिए कि इस अवस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था को जिन नामों से जाना जाता है, पहले हम वो नाम जानने की कोशिश करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है टॉय एज। टॉय एज यानी खिलौनों की अवस्था। बच्चा खिलौनों से खेलता है और इसीलिए इसे खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को डियर स्टूडेंट्स, बच्चा खिलौनों से तो खेलता है, लेकिन बच्चा खेलता कैसे है? बच्चा अकेला खेलता है इस अवस्था में, किसी के साथ नहीं खेलता है। वो स्वयं से अपना खेलता कूदता है और घर पर ही रहता है। क्या करता है? घर पर ही रहता है,
इसीलिए वो विद्यालय भी नहीं जाता। तो इस कारण इसको पूर्व विद्यालय अवस्था या विद्यालय पूर्व अवस्था भी कहते हैं। विद्यालय पूर्व अवस्था। विद्यालय पूर्व अवस्था मतलब प्री स्कूल एज। जब वो बच्चा विद्यालय में नहीं जा रहा है, घर पर रह रहा है, इसका मतलब उसके कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है, बाहर के कोई दोस्त भी नहीं है, तो इसलिए इसको टोली पूर्व अवस्था या समूह पूर्व अवस्था या प्राक टोली अवस्था भी कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है प्री गैंग एज। गैंग जो अपने होती है ना बंबई वगैरह में, गैंगस्टर्स वाली गैंग, वो वाली गैंग है ये, प्री गैंग एज। अब बच्चा जब इस वक्त कहीं जा नहीं रहा है, घर पर ही रह रहा है, यानी कि ऐसा मानते हैं कि अध्यापकों के लिए यह तैयारी की अवस्था है। ठीक है, अध्यापकों के लिए तैयारी की अवस्था, क्योंकि घर पे ही वो तैयार हो रहा है अब कि भाई कुछ समय तक वो यहां रहेगा और फिर कुछ साल बाद वो आएगा स्कूल में। तैयारी की अवस्था, प्रिपरेशन एज। ठीक है, लेकिन माता पिता के लिए इस वक्त बच्चा कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ी समस्या होता है। मम्मी पीछे पीछे भाग रही होती है, कह रहे बेटा रोटी खा ले, रोटी खा ले, छोरा आगे आगे भाग रहा होता है, माँ की सुनता नहीं है, कहा बात नहीं मानता, इधर उधर भागता है, जिद बहुत करता है। इसीलिए माता पिता के दृष्टिकोण से यह अवस्था होती है समस्या अवस्था। समस्या अवस्था, प्रॉब्लमैटिक एज या प्रॉब्लम एज। माता पिता के दृष्टिकोण से, क्योंकि माँ बाप की बात नहीं मानता, कहना नहीं मानता, उन्हें बड़ा परेशान कर रहा होता है, इसीलिए इसको प्रॉब्लमैटिक एज भी कहते हैं। ठीक है, तो विद्यालय पूर्व अवस्था, टोली पूर्व अवस्था, अध्यापकों के लिए तैयारी की अवस्था, समस्या अवस्था, ये सारी हमने इस अवस्था की कुछ विशेषताएं देखी। अब आइए पूर्व बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था के जरिए बाल्यावस्था को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो जो आपको याद रखनी है वो ये कि पूर्व बाल्यावस्था जो है या बाल्यावस्था जो है, एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए, इस अवस्था में बालक का विकास कुछ अब मंद गति से बढ़ने लग जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में विकास या पूर्व बाल्यावस्था में विकास की गति अब शैशव अवस्था की अपेक्षा मंद हो जाती है। कुछ 5-6 पॉइंट है जो हमें लिखने हैं ताकि इनसे विशेषताओं से अगर कोई प्रश्न बने तो हम कर पाए। तो विकास की मंद गति, बालक नई नई चीजें सीख रहा है, इसलिए इस अवस्था को कौशल प्राप्त करने की अवधि भी कहते हैं। कौशल प्राप्त करने की अवधि। ठीक है, इस अवस्था में बालक जिज्ञासु बहुत होता है, कब, क्यों, कैसे, क्या, ऐसे प्रश्न पूछता रहता है। मम्मी ये क्यों हुआ, मम्मी वो क्यों हुआ, ये क्या होता है, वो क्या होता है, क्योंकि ऐसे ही वो अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है। तो इसीलिए इस अवस्था को कई मनोवैज्ञानिक तो प्रश्न पूछने की अवस्था कहते हैं। पूछने की अवस्था, क्योंकि बच्चा
क्यों, क्या, कैसे जैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, और इसी कारण, प्रश्न पूछने के कारण जो प्रवृत्ति होती है प्रश्न पूछने के पीछे, उसकी वो होती है जिज्ञासु प्रवृत्ति। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी इन बिहेवियर। क्यूरियोसिटी बहुत होती है उसको कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हर एक चीज को जानना चाहता है वो। और इसी क्यूरियोसिटी के कारण मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बालक का जो व्यवहार है वो अन्वेषी होता है। बालक का अन्वेषी व्यवहार इसमें देखने को मिलता है। अन्वेषी व्यवहार, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, कुछ ना कुछ खोज करता रहेगा वो। कुछ ना कुछ खोज करता रहेगा, ये तोड़ दिया, वो मच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता रहेगा। इसलिए बालक का व्यवहार इस अवस्था में कैसा दिखाई देता है? अन्वेषी व्यवहार दिखाई देता है। एक और प्रवृत्ति जो इस वक्त इस अवस्था में देखने को मिलती है वो ऐसा है कि इस वक्त बच्चा खिलौनों से तो खेलता है, हमने इस अवस्था का नाम ही पढ़ा है खिलौनों से खेलने की अवस्था, लेकिन इस अवस्था में यह देखा गया है कि बालक खिलौनों से भले ही खेले मगर अपने खिलौनों को ना तो किसी को देता है, और दूसरी चीज खुद भी एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलता। ठीक है, तो एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेल पाता। एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलता वो। ठीक है, खिलौना मिल गया लेकिन खेलेगा, जिद कर लेगा तो खेलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। अक्सर आपने एक ऐसी घटना देखी होगी कि दो महिलाएं अगर कभी मेले में जा रही हैं तो एक बच्चा जिद कर लेता है, मन तो गाड़ी दी रहा, मन तो ट्रेन दी रहा, मन तो बंदूक दी रहा। तो पड़ोस वाली महिला कहती है कि बेटा भाभी जी इस बच्चे को दिला दो, जिद कर रहा है। तो माँ कहती है कि भाभी जी आप जानती नहीं हो, अभी तो ये चिल्ला के इसको ले जाएगा, घर पे जाके 5 मिनट खेलेगा और फिर इधर उधर कर देगा उसको। तो क्योंकि बच्चा एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलता, यह भी इस अवस्था की विशेषता है। ब्रूनर और हेरोन ने इसके ऊपर बकायदा एक परीक्षण किया था और उसके जरिए इस बात का पता लगाया था। इस अवस्था में बच्चा जो है उसकी कल्पना शक्ति में बड़ी बाहुलता देखने को मिलती है। तो कल्पना की बहुलता, बहुत ज्यादा कल्पनात्मक होता है। परियों की कहानी सुनेगा, राजा की कहानी सुनेगा, तलवार, स्पाइडरमैन, और वो खेल भी ऐसे ही खेलता है जिनमें नाटक करने की प्रवृत्ति हो, अनुकरण करने की प्रवृत्ति हो। उससे बच्चों से अपन ये तो कहते हैं कि बता दादी कैसे चलती है, तो ऐसे 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 करके चल के दिखाएगा। उससे कहते हैं कि बता दादू जी खांसी कैसे लेते हैं, तो ऐसे करके खांसी लेके दिखाएगा। तो कल्पना की बहुलता है और इसी कारण व्यवहार में अनुकरण देखने को मिलता है। अनुकरण मतलब किसी चीज की नकल करना, तो अनुकरण द्वारा सीखना भी इसके अंतर्गत एक प्रवृत्ति आ जाती है। अनुकरण द्वारा सीखना, इमिटेशन। मगर बच्चा मां बाप का कहना नहीं मानता, इस अवस्था में बड़ा जिद्दी हो जाता है, झक्की बेकहा परेशान करने वाला। समस्या अवस्था अपन ने बोल भी दिया है इसको। तो यह बच्चा इस अवस्था में जिद्दी
झक्की बेकहा, उसके पीछे पड़े रहते हैं, अरे रोटी खा ले रोटी खा ले। दो जने तो उसको खाना खिलाने के लिए चाहिए, दो जने उससे बात करने के लिए चाहिए, मानता नहीं है, बहुत जिद्दी होता है। अनसुना करने वाला, ये बालक की इस अवस्था में सबसे ज्यादा कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो यहां पर हमने विकास में बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं देखी। मंदगति, कौशल प्राप्त करने की अवधि, प्रश्न पूछने की अवस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति, बालक का अन्वेषी व्यवहार, एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेल पाता, अकेला भी खेलता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अकेला खेलता है। कल्पना की बहुलता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, और बच्चा इस अवस्था में जिद्दी, झक्की, बेकहा और सुना अनसुना करने वाला ज्यादा होता है। आइए अब बाल विकास की इसी अवस्था की, इसी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं के दो सवाल देखते हैं जो रीट में पूछे गए हैं, पहले आ चुके हैं। ये प्रश्न जो है आप इस वक्त देख रहे हो, ये लेवल 1 2011 में क्वेश्चन आया था, L1 2011 में ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है खिलौनों की आयु किसको कहा गया है। तो खिलौनों की आयु, खिलौनों से खेलने की आयु, कुछ भी कह दो, आंसर क्या है, पूर्व बाल्यावस्था या फिर प्री चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड। आगे बढ़ते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यह क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों, यह आया हुआ है लेवल 1 2011 में, यह भी L1 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बहुत डाइसी क्वेश्चन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यह क्वेश्चन एज इट इज आया था, दल में समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने माना था ऑप्शन डी। आप कहोगे कि साहब दल में भी तो बच्चा नहीं रहता, तो आंसर ऑप्शन ए भी होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए इसलिए नहीं माना विद्यार्थियों, क्योंकि इस प्रश्न का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था उसमें ऑप्शन ए में प्री चाइल्डहुड ही लिखा, प्री गैंग एज ही लिखा हुआ था, प्री गैंग एज ही लिखा हुआ था। प्री गैंग एज का मतलब वो अवस्था जब बच्चा दल में नहीं रहता। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन जब हुआ तो उसमें टाइपिंग एरर हो गया, मिसप्रिंट हो गया। बावजूद इसके बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया और आंसर डी ही सही माना, क्योंकि खेलने की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है और पूर्व बाल्यावस्था जो है वो खिलौनों से खेलने की अवस्था होती है। आप चाहें तो आधिकारिक रूप से चेक कर सकते हैं पेपर्स को, पेपर्स में प्रिंट आपको दिख जाएगा। और इसी मिसप्रिंट के कारण उन्होंने हिंदी वाले को सही नहीं माना, अंग्रेजी वाले को सही माना और प्री गैंगेज ये आंसर नहीं हुआ। दरअसल ये होना था दल समूह में नहीं रहने की अवस्था, दल समूह में नहीं रहने की अवस्था, लेकिन वो टाइपिंग एरर हो गया, मिसप्रिंट आ गया। मैं ये बात आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर मेरे विद्यार्थी, खासतौर पर वो जो हिंदी माध्यम से हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमें तो ये समझ में नहीं आती, हम तो इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स के साथ अगर बहुत ही संगत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा के महत्वपूर्ण संप्रत्यों को साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। अगली वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताएं आपको मिलेगी। एक बार हमने अब तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले हमने जाना शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। शैशवावस्था जिसको तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था कहते हैं, सीखने की तीव्रता जिसमें होती है, पर निर्भरता, अपरिपक्वता, सामाजिकता का अभाव और नैतिकता का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक स्वार्थी व आत्मकेंद्रित होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक उसका व्यवहार होता है, संवेगों का विकास इस अवस्था में हो जाता है और काम प्रवृत्ति की तीव्रता भी होती है। इसको लेकर रीट लेवल 2 2015 का एक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें आंसर था कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, उत्तर है नैतिकता का होना। वहीं हमने पूर्व बाल्यावस्था को जाना जिसको प्री चाइल्डहुड कहते हैं, जिसको टॉय एज कहा जाता है, विद्यालय पूर्व अवस्था कहते हैं, टोली पूर्व अवस्था कहते हैं, अध्यापकों के लिए तैयारी की अवस्था कहते हैं और माता पिता के लिए इसको समस्या अवस्था भी कहते हैं। माता पिता के लिए, क्योंकि परेशान करता है मां बाप को टाबर,
ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं देखी। विकास अब मंद गति से होना शुरू हो जाएगा। कौशल प्राप्त करने की अवधि है। प्रश्न पूछने की अवस्था है। जिज्ञासु प्रवृत्ति है। बालक का व्यवहार इस अवस्था में अन्वेषी हो जाता है। एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेल पाता, अकेला खेलता है। कल्पना की बहुलता होती है। अनुकरण द्वारा सीखता है और बच्चा इस अवस्था में जिद्दी, झक्की, बेकहा, अनसुना करने वाला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।